नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 13। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये 2500 ईसा पूर्व के पास थी। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडरमल था। याद रखिएगा कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगर आपसे पूछेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है, इनके संसद द्वारा अनुमोदित होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 6 माह तक लागू रह सकता है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये सब किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति शासन 356 में है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन 356 में है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल एक होता है जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, वो किस में है, वो 360 में है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 352 में कौन सा है, तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, 3 आपातकाल है, 352, 356 और 360। तो संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है दोस्तों, यानी संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीका वायरस का वाहक कौन होता है, तो एडिस मच्छर है। ठीक है, यानी जीका वायरस का वाहक है एडिस मच्छर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट होता है, तो 80% होता है। याद रखिएगा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट होता है, 80%। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी कि यकृत। और यकृत का वजन कितना होता है लीवर का, तो 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है। ठीक है, लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि और सबसे बड़ी है लीवर यानी कि यकृत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल है कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा पलीहा में होता है। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है ये अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा पलीहा में होता है। अच्छा, पलीहा को क्या कहा जाता है, तो पलीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है पलीहा को। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सौदामिनी देशमुख है। कौन है, यानी कि एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख है। नेक्स्ट है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। कितना है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, नेपाल में, तिब्बत में तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नेपाल में या फिर तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, आपको पता होगा, तथा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और चौड़ी नदी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा 2500, ठीक है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है कितना किलोमीटर है, तो ये है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अच्छा, आप सवाल ये बताइए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है
और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। ठीक है, यानी वन महोत्सव की शुरुआत जो है 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। नेक्स्ट है कि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। ठीक है, यानी कि अटकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। चिली की राजधानी क्या है, तो सैंटियागो जो है ये चिली की राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा। ठीक है, 1 लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। क्या होता है, यानी कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का जो प्रकाश है ये क्या होता है, हमेशा समान होता है। नेक्स्ट है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो यानी कि खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी केरल में है। कहाँ है, केरल में है साइलेंट वैली। एक है सिलिकॉन सिटी, तो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, और साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि हुंड्रू प्रपात यानी कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची पर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी है, ये कहाँ स्थित है, तो झारखंड के रांची में। रांची झारखंड की राजधानी है और हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में स्थित है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। क्या करता है, यूनेस्को जो है ये कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। कौन थी, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट है कि असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, असत्य फल जो है ये अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। ठीक है, यानी कि गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए फेमस था, विख्यात था। नेक्स्ट है कि डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी जो है ये त्वचा एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडिकनॉल, ठीक है, कोडिकनॉल तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडईकनॉल जो विश्वविद्यालय है ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, ठीक है, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडईकनॉल में स्थित है, यानी कि कोडईकनॉल कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है, यानी कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अलबरूनी मोहम्मद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, अलबरूनी मोहम्मद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट है कि पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। क्या है, पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठल नाथ थे। कौन थे, यानी कि अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठल नाथ थे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य होगा, इधर से राज्य होगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है कान्हा? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभयारण्य, तो ये असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल में स्थित है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है शिकारी देवी अभयारण्य, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है केवला देव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, ये उड़ीसा में स्थित है, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है दची ग्राम अभयारण्य, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दची ग्राम अभयारण्य। नेक्स्ट है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सिमलीपाल अभयारण्य, ये ओडिशा में स्थित है, सिमलीपाल अभयारण्य। नेक्स्ट है कि मुदुमलाई अभयारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, मुदुमलाई अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है आपके सामने कि डम्फा अभयारण्य, ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। नेक्स्ट है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि कुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है मणिपुर में। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे? तो प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं मुहाना, ठीक है, यानी कि प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं मुहाना, यानी कि नदियाँ देखेंगे और इसका कहाँ से निकलती है, यानी कि कहाँ से उद्गम होती है और जाके कहाँ गिरती है। यानी मुहाना का मतलब कहाँ क्या होता है? ये कहाँ जाके गिरती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी निकलती है कहाँ से? ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ गिरती है? तो ये अरब के सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील से। अगर आपसे पूछेगा सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर, लगभग ब्रह्मपुत्र नदी के बराबर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर, जो मानसरोवर झील से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी का जो पानी है हम लोग मात्र 20% यूज़ करते हैं और सारा पानी ये पाकिस्तान यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी में। यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो आपको पता होगा यमुना जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राम गंगा नदी। तो ये नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है, ठीक है, और ये भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, गंडक नदी। नेक्स्ट है कोसी नदी। ये बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। ये कहाँ से निकलती है? तो ये सप्त कोशिकी से निकलती है, यानी कि नेपाल से, और ये भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी
मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलता है मानसरोवर झील से तो भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, सबसे पहले तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, महानदी। तो ये महानदी कहाँ निकलती है? तो सिहावा यानी कि मध्य प्रदेश निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट गोदावरी नदी, इस कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक के निकट, यानी कि नासिक कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नासिक के निकट से निकलता है गोदावरी नदी, ठीक है। और कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री से, ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है चंबल नदी। ये जानपाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चिनाब नदी। ये बारालचा देरा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारालचा देरा से। और ये कहाँ जाके मिल जाती है, किस में मिल जाती है? तो ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। और शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये किस में जाके मिल जाती है? तो चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये भी जाके चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे सवाल एक सवाल पूछेगा ये भी कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला है आपका कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? तो महाबलेश्वर से निकलता है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ बहती है? तो ये लूनी नदी जो है ये राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो ये नाग पहाड़ यानी कि अरावली पर्वत से निकलता है और आपको पता होगा कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? ये सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये कच्छ के रण में जाके गिर जाता है लूनी नदी। नेक्स्ट है ब्यास नदी, ठीक है। ये रोहतांग दर्रा से निकलता है और सतलज नदी में जाके मिल जाती है ब्यास नदी। नेक्स्ट है सतलज नदी। ये मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी और ये भी जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है नील नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। और सबसे ज़्यादा पानी रखने वाला नदी कौन सा है? तो वो है अमेजन नदी, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये लैगो विल फेरो से निकलता है और अंटार्कटिका महासागर में गिर जाता है, यानी कि अटलांटिक महासागर में गिर जाता है अमेजन नदी। नेक्स्ट देखेंगे होंगो नदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होंगो नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। कहाँ गिरती है? तो चिहिल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है बोल्गा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सलाडाई पर्वत से निकलती है, सलाडाई पठार से निकलती है और कैप्सियन सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। कौन सा सागर? तो कैप्सियन सागर। नेक्स्ट है यांगत्से नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर। यांगत्से नदी की लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन की भी सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? ये तिब्बत के पठार से निकलता है और चीन सागर में जाके गिर जाता है। नेक्स्ट है कांगो नदी। यहाँ कहाँ से निकलता है? तो लुआ लेयर से निकलता है, ठीक है। लुआ लेयर से निकलता है कांगो नदी और कहाँ गिर जाता है? तो अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका अगला सीरीज क्या है। देखिए अगला सीरीज है आपके सामने। सवाल है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने की थी, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किया था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। यानी भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है कि वॉल स्ट्रीम न्यूयॉर्क में स्थित है। ये क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। यानी कि वॉल स्ट्रीम न्यूयॉर्क में स्थित है। ये क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने
मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। क्या किया था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के लिए भले के लिए लागू की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय सिविल सर्विस यानी कि ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। याद रखिएगा कि भारतीय सिविल सेवा का जो प्रारंभ किया गया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, रचना यामा के लिए, ठीक है, यानी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? यानी कि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है कि माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। क्या थी? यानी कि माहेश्वर जो थी ये अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत, यानी कि लीवर जो है यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। नेक्स्ट है अच्छा यकृत की वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है, यानी कि 1.5 किलो का होता है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, गोवा भारत का 25वां राज्य है। ठीक है, गोवा क्या है? तो गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुआ था ये 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही आराम हराम है का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का जो प्रसारण है ये 1959 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या है? मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अच्छा, वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो मनु थे। कौन थे? यानी प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता थे मनु। नेक्स्ट है कि समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। कितना है? समुद्र जो है ये पृथ्वी का लगभग 71% है। नेक्स्ट है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि रुपये का सिक्का जो है भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट है कि पीत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल का स्रावन यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा, यानी कि लीवर के द्वारा। और यकृत का हम आपको उसका वजन बताएं तो कितना है इसका भार? 1.5 kg यानी कि 1.5 kg। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। क्या होता है? यानी कि मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके सामने क्या है। अगला सवाल आपके सामने कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो है ये मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है कि शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। कौन थी? शिवाजी की माँ का क्या नाम था? जीजाबाई। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का निवासी था। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है ये कांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? यानी कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं
अगला सवाल है आपके सामने कि प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है, यानी कि प्राचीन सांख्य दर्शन में जो है ये कपिल मुनि का योगदान है। नेक्स्ट है कि मानसून का कारण हवाओं का मानसूनी उत्क्रमण है। क्या है? मानसून का जो कारण है हवाओं का मानसूनी उत्क्रमण। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। कितना है? यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81। ठीक है। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए हम लोग अगला सवाल करने वाले हैं जो ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीसा का जो लीनिंग टावर जो है ये कहाँ स्थित है? इटली में। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, याद रखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि संसद के 2 अधिवेशनों का मध्यांतर जो है, यानी कि संसद के 2 अधिवेशन का जो मध्यांतर है ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि संसद के 2 अधिवेशन का मध्यांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये मैला आंचल के लेखक है। नेक्स्ट है कि डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। क्या है? डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है कि खेतरी राजस्थान में स्थित है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा खेतरी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधी है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से क्या है? संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है वो देखते हैं। अगला सवाल है कि दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। कौन थे? ये जो दांते थे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सवाल है कि दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। ठीक है, यानी कि हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध जो है ये उर्वरक उद्योग से है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। क्या है? हीलियम जो है ये ईंधन तत्व नहीं है, याद रखिएगा। सबसे हल्का तत्व है हीलियम है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है, और सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हीलियम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। क्या होता है? रेगिस्तानों का जो बादल होता है ये निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पेट्रोलियम जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। अच्छा, एलपीजी में क्या क्या होता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, तो इसमें भी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और एलपीजी में गंध के लिए मिथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मार्केप्टन को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। कौन है? यानी कि भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल है पी बंदोपाध्याय।
नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है डॉपलर प्रभाव? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है कि व्हाइट हॉल रोड, ये लंदन में स्थित है, में यानी कि व्हाइट हॉल रोड में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, व्हाइट हॉल रोड में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। और व्हाइट हॉल रोड जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कि फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, फ्यूहरर की उपाधि जो है ये किसको दी गई थी? तो हिटलर को दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। सवाल है कि भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 1971 में क्या हुआ था? तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सारनाथ पिलर मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। क्या है? यानी कि सारनाथ पिलर जो है ये मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। नेक्स्ट है कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता नाना साहेब थे। कौन थे? कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? नाना साहेब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। अच्छा, अरावली पर्वत को सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेन रूप से राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वत पर ही एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयान फ्लेमिंग थे। कौन थे? यानी कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयान फ्लेमिंग थे। नेक्स्ट है कि वैक्स म्यूजियम लंदन में है। ठीक है, वैक्स म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कि पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। याद रखिएगा कि पहले जो गोवा में किसका शासन था? तो ये पुर्तगालियों का शासन था। ये पुर्तगाली गोवा से कब भागे थे? तो 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, जहाँ से इसरो का जो मुख्यालय स्थित है तो बेंगलुरु में स्थित है। और जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था कहाँ से छोड़ा गया था? तो यह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। और श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं। ठीक है, नारियल के भ्रूण को क्या करते हैं? हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, अच्छा ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्थल है। सबसे पहला है ऐतिहासिक स्थल है, सबसे पहला स्थल या फिर मंदिर रहेगा, यहाँ पे स्थिति रहेगा, यानी कि किस राज्य में या फिर कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखने वाले अजंता एवं एलोरा का जो गुफा है ये कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है शांति निकेतन, ये कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और क्या क्या है। और है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील को लैगून झील भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील जो ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एलिफेंटा का गुफा। ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है एलिफेंटा का गुफा। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में स्थित है। ठीक है, एक है इंडिया गेट जो दिल्ली में स्थित है, एक है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है जमा मस्जिद, ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जमा मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है डल झील, ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। एक है बुलर झील,
जो भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है निशात बाग। निशात बाग कहाँ स्थित है? ये भी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं शालीमार बाग। ठीक है, देखिए शालीमार बाग जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है रॉक गार्डन। ये भी कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा जो स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, नेक्स्ट है सारनाथ जो स्थित है वाराणसी में स्थित है सारनाथ। नेक्स्ट है महाबलीपुरम जो चेन्नई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हेलीबीड, ये बेलूर यानी कि कर्नाटक में स्थित है हेलीबीड। नेक्स्ट देखेंगे अगला है सांची का स्तूप। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में सांची का स्तूप स्थित है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, ये स्थित है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर जिसे हम काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। यह सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया था सूर्य मंदिर का निर्माण। ये भी कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिणेश्वर मंदिर, ये कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, महमूद गजनी ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और ये गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, ये कहाँ स्थित है? एलोरा में, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कहाँ स्थित है? तो नासिक में स्थित है। नासिक कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट महाबलेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है ब्राह्म मंदिर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर, और पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान में। और एक पुष्कर मेला भी लगता है, तो कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो हेलीबीड में स्थित है। हेलीबीड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है तट मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपके सामने कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर, ये भी मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है नटराज मंदिर, ये कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर मंदिर, ये तिरुपति में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, ये उड़ीसा में पड़ता है। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है वैष्णो देवी मंदिर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर, ये छतरपुर में स्थित है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला है विलियम फोर्ट, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है विलियम फोर्ट। नेक्स्ट है हवा महल, जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पड़ता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जयपुर को किसने बसाया था? तो सवाई जयसिंह प्रताप सिंह ने जयपुर को बसाया था। नेक्स्ट है झूलता मीनार, ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, झूलता मीनार। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रसिद्ध स्मारकों के मकबरे। ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रसिद्ध शासकों के मकबरे। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। और बैजू बाबरा के जो मकबरा है ये चंदेरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला सवाल क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स। याद रखिएगा, ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। नेक्स्ट है कि टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। क्या है?
टॉर्नेडो जो है ये एक अति निम्न दाब का केंद्र है। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम कितना होता है, हीलियम He26% और बाकी अन्य गैसें होती है। ठीक है, यानी कि आज ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे क्षेत्रफल जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है सिक्किम। नेक्स्ट है कि गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोकक जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपके सामने कि झूम कृषि का एक तरीका है। क्या है, झूम जो है ये कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट है कि सत्यफल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है सत्यफल, केवल अंडाशय से। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय जो स्थित है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने कि निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा नहीं है। 3 आपातकाल होता है, कौन कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और एक आता है वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है दोस्तों, 3 आपातकाल है, 352, 356 और 360। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका था। अच्छा, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी देना, तो ये 1954 से हुआ था। कब से हुआ था, 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या होता है, यानी कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा, 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होता है। क्या होता है, यानी कि प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने कि 1 किलो बाइट्स में 1024 बिट्स होता है। क्या होता है, यानी कि 1 किलो बाइट्स में 1024 बिट्स होता है। नेक्स्ट है कि दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। क्या है, आइजोल जो है क्या है, मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना जो है ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। नेक्स्ट है कि बीजक कबीरदास की कृति थी। क्या थी, बीजक जो ये कबीरदास की कृति थी। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था, यानी हिंद स्वराज को किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है,
जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। अच्छा, तालाब का यानी कि बुलबुला जो है ये किस लेंस के भांति काम करता है? तो ये अवतल लेंस के भांति काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि रंगीन टीवी में नीला हरा लाल प्रकाश के संयुक्त से रंगीन चित्र बनता है। ठीक है, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है और रंगीन टीवी में नीला हरा लाल प्रकाश के संयुक्त से रंगीन चित्र बनता है। नेक्स्ट है कि म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी कि म्यांमार जो है ये सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1985 को। ठीक है, सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है ये नेपाल राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, अच्छा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा? सॉरी, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह। अच्छा, 2 ऐसे ग्रह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय है। ठीक है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है NAM यानी कि नाम के संस्थापक नेहरू, नासिर और टीटो थे। कौन थे? NAM के संस्थापक थे नेहरू, नासिर और टीटो। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। किससे है? एलिसा जांच का संबंध जो है ये एड्स से है। AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आज ज़बरदस्त सीरीज़ किए हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।